तो दोस्तों फाइनली आप लोगों का डिमांड रहा कि सर 3 मार्क्स का छठा हुआ प्रश्न करके दिखाइए। तो मैं आप लोगों के डिमांड के मुताबिक मैं छठा हुआ क्वेश्चन को लेकर आया हूं और ये सारे क्वेश्चनों को चिकुमुकु बैठकर आप सभी को सही तरीके से दोस्तों सिर्फ सुनना है यार। नहीं दादा, एक एक क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों के आंसर देखने को मिलेंगे, बस चिकुमुकु बैठकर सुनते जाइए भाई। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत कर रहा है मेरे लाडला अपने पेरेंट्स के लिए। आइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई 35 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों छांट के। याद रहे पूरा बुक का दोस्तों छांटा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 35। इब्न बतूता की यात्रा वृतांत रेहाला पर प्रकाश डाले। याद रखिएगा रेहाला एक पुस्तक है। क्या मेरे भाई, रेहाला एक हमारा पुस्तक है, ठीक है, जिसमें दोस्तों इब्न बतूता के यात्राओं के बारे में वर्णन किया गया। तो ये पुस्तक के बारे में जो रेहाला पुस्तक है, जिस पुस्तक में इब्न बतूता के बारे में वर्णन किया गया है, ये दोस्तों आपको वर्णन करना के बारे में बताना है, ठीक है। पहला पॉइंट दादा, यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया इसका यात्रा वृतांत है। ये किसके बारे में दोस्तों लिखा गया है? इब्न बतूता के बारे में। किताबुल, याद रखिए, रेहाला किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई? तो बताएंगे सर किताबुल रेहाला में इब्न बतूता के बारे में लिखा गया, इब्न बतूता ने लिखा है। रेहाला को अरबी भाषा में लिखा गया। खतरनाक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना जाने मेरे दोस्त कितने बार पूछा गया है किताबुल रेहाला को किस भाषा में लिखा गया है? तो रेहाला, 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 याद रखिएगा। तीसरा, इस रेहाला में 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी प्रचुर मात्रा में है। आप चले जाएंगे दोस्तों 14वीं शताब्दी, यानी सर आप 1401 से लेकर 1499 तक की आप बात करेंगे। आप दोस्तों किताबुल रेहाला को उठाइए, आप भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी आपको प्रचुर मात्रा मिल जाएगी। हाँ, भारत के सांस्कृतिक और भारत के सामाजिक बारे में अगर जानकारी जानना चाहते हैं आपका 14वीं शताब्दी का, तो आप किताबुल रेहाला उठाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। पहला मैंने क्या बताया, यह इब्न बतूता द्वारा लिखा गया उसका यात्रा वृतांत है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। किताबुल रेहाला अरबी भाषा में लिखा गया है। इस रेहाला में 14वीं शताब्दी भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति और सामाजिक जानकारी प्रचुर मात्रा में है। समझ गए भाई? चलिए दादा अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। फ्रांसीसी बुक्कान कौन था भाई? प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। फ्रांसीसी बुक्कान का चेहरा देखिए दोस्तों, कितना स्माइल कर रहा भाई, है ना भाई, कितना स्माइल कर रहा मेरे दोस्तों। इस दाढ़ी ने ना जाने कितने सारी लड़कियों को दोस्तों एक्सीडेंट किया है ना। ये दाढ़ी ने, मेरा नहीं जी, मेरा तो है ये नहीं है भाई, मेरा एकदम चमड़ा में सटा भाई। इनका देखिए, इनका ओहो, देख रहे कैसे हिल रहा है इसका दाढ़ी, देख रहे कैसे हिल रहा है इसका दाढ़ी। चलिए सर आइए बात करते हैं। तो फ्रांसीसी बुक्कान दोस्तों याद रखिएगा, ये फ्रांसीसी बुक्कान जो होता है ना मेरे भाई, ये फ्रांसीसी बुक्कान एक स्कॉटिश चिकित्सक थे। वे 1794 से लेकर 1815 तक, 1794 टू 1815, याद रखे भाई, 1815 के बीच भारत आए थे भाई। 1794 में वो भारत आए और दोस्तों 1815 में अलविदा, ठीक है। उन्होंने बंगाल चिकित्सा सेवा में काम किया। अब दोस्तों कोलकाता चले गए। कौन? फ्रांसीसी बुक्कान दोस्तों कोलकाता चले गए। कहां चले गए मेरे भाई? कोलकाता चले गए। फिर से मुस्कुरा कर बोली, कहां चले गए दादा? कोलकाता चले गए, ठीक है। तो फ्रांसीसी बुक्कान एक स्कॉटिश चिकित्सक थे। वे 1794 से लेकर 1815 के बीच भारत आए थे। उन्होंने बंगाल चिकित्सा सेवा में काम किया और दोस्तों बंगाल में चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में दोस्तों व्यापक काम किया। ये कौन? हमारा फ्रांसीसी बुक्कान। कुछ सालों तक वे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली के सर्जन भी रहे। और कुछ सालों तक दोस्तों जो हमारा गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्लेस्ली, जो सहायक संधि पास किए थे, है ना भाई, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली के सर्जन के रूप में भी दोस्तों वो थे। कौन? हमारा फ्रांसीसी बुक्कान।
जैसे हम राजा है तो मेरा नौकर होगा। इस तरह से दोस्तों लॉर्ड वेल्लेस्ली जो गवर्नर थे उनका दोस्तों ये क्या था, सर्जन थी। फ्रांसीसी बुकान ने कलकत्ता, अब कलकत्ता में यानी फ्रांसीसी बुकान कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी। यह चिड़ियाघर कोलकाता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। आज भी अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर कोलकाता से है या कोलकाता जाएंगे घूमने के लिए, तो मौका मिले तो कभी जाएंगे आप अलीपुर चिड़ियाखाना, तो मेरे दोस्तों वहां पे देखेंगे कि हमारा फ्रांसीसी बुकान का दाढ़े इस तरह से हिल रहा है मेरा भाई। समझ रहे बात को? तो फ्रांसीसी बुकान ने कोलकाता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की थी। यह चिड़ियाघर कोलकाता अलीपुर चिड़ियाखाना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में मैं दोस्तों और आप लोगों को डिटेल्स में बताया था, फाउंडेशन कोर्स वाले याद कीजिए। इसीलिए तो बार बार कहता हूं फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही तो दोस्तों बुनियादी। समझ रहे बात को? आप जब घर बनाते हो तो मेरे दोस्तों आप देखिएगा सबसे ज्यादा फोकस कहां पे करते हैं, बुनियाद पे। अरे थोड़ा और गड्ढा खोदो, अरे थोड़ा और गड्ढा खोदो, अरे पिलर देकर बनाओ ताकि घर मजबूत होगा। क्यों कहते भाई, क्यों मेरे दोस्तों, कहीं घर मजबूत हो। समझ रहे बात? इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन में किसी को भी सजेशन दे तो आप फाउंडेशन कोर्स को सजेशन दे। क्यों? कि फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करते ही तो क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते सर। भारत आने वाला 4 विदेशी यात्री है, उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम लिखे। आल बिरूनी किताबुल हिंद लिखा है भाई। इब्न बतूता किताबुल रिहाला। मेगास्थानीज इंडिका लिखी है। फाहियान बौद्ध राजाओं का अभिलेख। याद रखे भाई, 4 को मेरे दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है। कभी कभी तो क्या मेरे भाई 2024 का प्री बोर्ड का पेपर उठा के देखिएगा भाई, एक्चुअली याद नहीं आ रहा है गोड्डा का था या रांची का था या गिरिडीह का था, याद नहीं आ रहा है। वहां पे पूछा गया था दोस्तों, सेम क्वेश्चन था कि भारत आने वाले 4 विदेशी यात्रियों का नाम बताइए। समझ रहे बात को? भारत आने वाले 4 विदेशी यात्रियों का नाम बताइए। सेम टू सेम पूछा गया था मेरे भाई। समझ रहे? तो आल बिरूनी किताबुल हिंद, इब्न बतूता किताबुल रिहाला, मेगास्थानीज इंडिका, फाहियान बौद्ध राजाओं का अभिलेख थे भाई। भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त। दादा भक्ति आंदोलन के बारे में एकदम 100 नहीं 101% की गारंटी देता हूं कि भक्ति आंदोलन के बारे में आपके पेपर में छपेगा नहीं भाई, छप चुकी है। जी हाँ, भक्ति आंदोलन के बारे में छपेगा नहीं दादा, छप चुका है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत में अलवारो जैसे हमारा बिश्नों और नैनारो शेव, याद रखे भाई। एक हमारा दोस्तों होता है अलवर, ठीक है, अलवर, याद रखे भाई, जिसका दोस्तों उपासक थे हमारा कौन, वैष्णव। कौन था मेरे भाई, वैष्णव देवी, वैष्णव, ठीक है। और इसके बाद देखिए दोस्तों नैनार, कौन भाई, नार, याद रखे भाई, क्या मेरे भाई, नैनार, ठीक है। तो नैनार कौन थे मेरे भाई, शेव, क्या थे मेरे भाई, शेव, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत में अलवारो एवं नैनारो से हुआ है भाई। दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है ना, वो अलवर और नैनार संत की वजह से हुआ है, ठीक है ना। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने का श्रेय रामानंद को जाता है भाई। उत्तर भारत में कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाला कौन था भाई। भक्ति आंदोलन को शुरुआत करने वाला कौन था उत्तर भारत में, रामानंद चचा। क्या बोलेंगे दादा, रामानंद चचा। अलवर तथा नैनार ने ब्राह्मणीय व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था, आप सभी को पता है दोस्तों, वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है हमारे 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, जैसे दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षेत्र की उत्पत्ति कंधा से हुआ है, वैश्य की उत्पत्ति जांग से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति पैर के तले से हुई है। ब्राह्मण के काम होता है पूजा पाठ यज्ञ करना, क्षेत्र का काम होता है युद्ध के क्षेत्र में लड़ाई करना, और दोस्तों वैश्य की जो हमारे काम होती है वो किसान व्यापार करना, और शूद्र की काम होती है इन तीनों वर्णों का सेवा करना। समझे भाई? तो ध्यान से देखिएगा, अलवर और नैनारों ने ब्राह्मणीय व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। आप दोस्तों अलवर हो या नैनार, देव हो या वैष्णव,
दोनों ने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया। अरे यार, ये क्या बात है, ये क्या हमारे हिंदू समाज ने बांट के रखा है, ये चमार जाति का है, ये जाति का है, ये फलना है, ये ढकना है, क्या बांट के रखे? सब इंसान है भाई, सब अपने कर्म से आगे बढ़ता है, ना कि जाति से। कौन कह रहा है? मैं नहीं, श्वेतंबर दिगंबर नहीं भाई। कौन कह रहा है भाई? भक्ति आंदोलन का उपासक जो थे दोस्तों हमारा अलवर और नैनार। निम्न समझे जाने वाले शूद्र, चंडाल, अछूत सभी अलवर तथा नैनार के पक्ष में आ गए। अब जितने सारे लोग, अच्छा मेरे दोस्तों, आपको अगर हम कहेंगे कि आपका जन्म हुआ है ना, आपका पैर के तले से हुआ है, पैर जो हमारा पैर है ना, पैर, लेग के तले से हुआ है, ना बुरा लगेगा भाई आपको। तो जितने सारे चंडाल थे, शूद्र थे, अछूत जाति के लोग थे ना, वो सब अलवर और नैनार संत के पक्ष में आ गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों नैनार संत लोगों ने ना के विरुद्ध में आवाज उठाई भाई। समझ रहे बात को? के विरुद्ध में क्या किया मेरे भाई? आवाज उठाई, ठीक है, और इनके अनुयायी बन गए। क्योंकि अलवर और नैनार सभी को एक साथ, एक समान नजर से देखता था। अलवर और नैनार जो संत थे ना भाई, वो सभी लोगों को एक नजर में देखता था। अलवर और नैनार जो लोग थे भाई, ये सभी को दोस्तों एक नजर में देखते थे। समझ रहे बात को? ये तो सर हमारा भक्ति आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन। और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई भक्ति आंदोलन के बारे में टपके भाई क्वेश्चन। कबीरदास के कौन से सिद्धांत है भाई? कबीरदास का तो आपको पता होगा दोस्तों, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ईश्वर की एकता पर बल देना, ईश्वर के अलावा कोई दुनिया पे नहीं है, निराकर ईश्वर की पूजा करना, जात पात पर भेदभाव ना करना, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब इंसान इंसान है भाई। हम लोग जात पात में आज बढ़ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने हमें इंसान बनाकर भेजा है, और इंसान बनाकर ही दोस्तों हमें मराएंगे, और इंसान बनकर ही उनके पास जाना है ना। कबीर कर्म सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। कबीर कहते थे आप कर्म के आधार पर अपने ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। अपने कर्म के आधार पर आप ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे आप उतने अच्छे स्थानों पर जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, मेरा बाई का संक्षिप्त थे। मेरा बाई, अरे दादा, ये महिलाओं का दोस्तों शेरनी थी एक समय, आज भी है, एक्चुअली ये नहीं है लेकिन इसका यादगार है, इनकी स्टोरी है। हर लड़की को मेरे दोस्तों मेरा बाई, हमारा रानी लक्ष्मीबाई है, इनके बारे में पढ़ना है, जिसका शॉर्टकट में नाम कभी मनु बोलते थे प्यार से। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ना चाहिए, और एक हमारा बेगम हजरत महल के बारे में कभी पढ़ना चाहिए। लेकिन लड़की लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? सास भी कभी बहू थे, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? ताकि नानादर गोतनी में लड़ाई मिले। समझ रहे हैं ना भाई? चलिए आइए। तो महिला संत मीराबाई का जन्म 1498 ईसा में मेड़ता राजस्थान के गांव कुसली में हुआ। वह मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की बेटी थी। नाम ही देख रहे भाई, खतरनाक। रतन सिंह राठौर की बेटी थी भाई। कौन? हमारा रानी लक्ष्मीबाई। याद रखिएगा, हम लोग मीराबाई बोलते भाई। इनकी शादी इनकी मर्जी के बगैर मेवाड़ के सिसोदिया खानदान में करा दिया गया था। लेकिन दोस्त का शादी तो इनके खिलाफ हुई है। लेकिन लड़की को हमेशा माँ बाप को चाहिए कि उनका पसंदीदा मर्द मिले। हाँ, ये रियलिटी है दोस्त। हर एक गर्ल्स को अपना घर बसाने से पहले लड़की को चयन करने का अधिकार दे। हम माँ बाप दौलत, हैसियत, औकात देखकर शादी दे देते हैं मेरे दोस्त। 6 महीना के बाद पता चलता है कि लड़कियों पर टॉर्चर किया जा रहा है। तेरे बाप ने क्या दिया है, क्या किया है, क्या किया है, क्या करेगा अभी? समझ रहे बात को? लेकिन मेरे दोस्त, अगर किसी गरीब घर में अगर आप शादी दे दिए, अगर वो लड़का लेबर में भी क्यों ना काम कर रहे हो, बस उनको अगर खुशी से रखते हैं ना भाई, इससे बड़ी दौलत इस धरती पे नहीं है। है जो वास्तविक है। बड़े बड़े महल पे दोस्तों हर 6 महीना बाद एक केस, एक कटौती, एक कचहरी, ये थाना, ये पुलिस देखेंगे भाई। क्या पैसा के क्योंकि काम है दोस्त के घर में पैसा का भंडारा लगा है, लेकिन शांति।
गरीब के घर में पैसा नहीं है लेकिन शांति है, और इंसान को चाहिए शांति, पैसा नहीं। चलिए आगे देखिए, इनकी शादी राणा संगा के बड़े बेटे भोजराज से हुआ। रानी लक्ष्मीबाई का जो शादी तो बगैर मर्जी का हुआ, वो दोस्तों राणा संगा एक समय था, खतरनाक शासक थे, का बड़ा बेटा से कर दिया। उनकी पति की मृत्यु हो गई, और दोस्तों कुछ दिन के बाद हमारा भोजराज की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन के बाद दोस्तों हमारा भोजराज का मृत्यु हो जाता है, और उनके पति के मृत्यु हो गई, और फिर वे विधवा हो गई। और हमारा दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई है वो पूरी तरह से विधवा हो गई। अपने पति की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ छोड़कर द्वारिका चली गई। द्वारिका में वे पूर्णतः कृष्ण भक्ति में लीन रही। कृष्ण, ठीक है, कृष्ण की भक्ति में वह इतनी रच बस गई थी कि वह कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। कहते हैं ना दोस्त, इस दुनिया में इंसान जिसको चाह लेते हैं वो सही मेरे दोस्त भगवान समझते हैं। लोग कुछ दिन पहले की न्यूज में घटना सुने थे, वो महिला भी टकला कर ली है। इसलिए टकला कर ली क्योंकि जीवन में दोबारा विवाह नहीं कर, हस्बैंड का ब्रेन ट्यूमर कैंसर हो गया था। होंगे भाई, नाम नहीं, नेपाल भूटान का था याद नहीं, या इंडिया का था वो भी नहीं याद रहा। बताया मेरे दोस्त, उस स्टेज में भी 3 साल तक तो वाइफ उनकी मदद की, उनकी वाइफ की परवरिश की, उनके वाइफ उनकी खिदमत की। लेकिन दोस्तों आज की अगर कोई लड़की के साथ ऐसे घटना, अगर पुरुष हमारे husband का अगर एक हाथ टूट जाए, क्या हुआ जी, हम परवरिश नहीं करल पारबो, हम तेरा ठिकाले ले लियो की रे, तो हाथ टूट जितो तो पैर टूट जितो, हम ठिकाले ले लियो की, हम मायके पहुंचा दिया। अरे भाई, आपका जीवन साथी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? चलिए मेरे भाई आगे देखिए, ये था दोस्तों हमारा मीरा भाई, जो बहुत खतरनाक क्वेश्चन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूफी संत के प्रमुख सिद्धांत। सूफी संत, आइए सर, सूफी संत लोग दोस्तों, संत का मतलब होता है दोस्तों एकदम दोस्तों जैसे मौलवी, जैसे दोस्तों पंडित लोग होता है भाई, है ना। तो सूफी संत की प्रमुख विशेषता, ईश्वर एक है भाई। सूफी संत का मानना है 50 गो ईश्वर नहीं है, 10 गो ईश्वर नहीं है, 5 गो ईश्वर नहीं है, क्या गो ईश्वर है? एक ईश्वर है। एक ईश्वर पर विश्वास रखो, इसके अलावा इस धरती पे कोई नहीं है, ऐसा सूफी संत लोगों का मानना। सूफी संत, सूफी मत में ईश्वर को एक ही माना जाता है, वह इस सृष्टि का कर्ता और वह सब में है, और सब उससे उत्पन्न होकर ही उसी में समा जाते हैं। उनका कहना है, सूफी संत लोगों का कहना है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, और ईश्वर नहीं हमें मराएंगे, ईश्वर ही हमें मृत्यु देंगे, और ईश्वर के पास ही हम लोग चले जाएंगे। कौन कहता है? सूफी संत लोग। पहला पॉइंट यही बताता है, एक ईश्वर है, ईश्वर हमें जन्म दिए हैं, ईश्वर के पास हम, ईश्वर जन्म दिए हैं, मृत्यु भी ईश्वर ही देंगे, और ईश्वर के पास ही मरने के बाद चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट, सभी धर्मों का लक्ष्य एक है, सभी धर्म मानव को अच्छी शिक्षा देती है। सही बात है, बहुत अच्छा बात कहा है, बहुत अच्छा। सभी धर्मों का लक्ष्य एक जैसे होते भाई। सभी धर्मों का लक्ष्य क्या होता है लाडला? एक जैसी होती भाई। सभी धर्म का जो लक्ष्य होती है ना भाई, समझ रहे बात को, सभी धर्म का जो लक्ष्य होती है वो एक जैसा होता है भाई। सभी धर्म मानव को अच्छी शिक्षा देती है। सभी धर्म जो है ना भाई, वो मानव को क्या देती है भाई? मानव को अच्छी शिक्षा देती है, और उनका अंतिम लक्ष्य परम ईश्वर की प्राप्ति है। और दोस्तों हमें शिक्षा यही देते हैं हम कैसे ईश्वर तक जा। ईश्वर को तो हम मन में प्राप्त करते हैं, देख तो नहीं सकते भाई, है ना, हमारे आंखों में इतना तासीर नहीं कि हम देख सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर के अपने मन से भगवान के कर्म कर लौटा दें। कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसे जब बचना चाहते भगवान,
समझ रहे बात। प्रेम और मानवता सूफीवाद के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए सभी मनुष्य से प्रेम करना जरूरी है। आप दोस्तों ईश्वर का यह बात मुझे अच्छा लगा कि अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, अगर आप गॉड को देखना पाना चाहते हैं दोस्तों, तो सभी मनुष्य के बीच में प्रेम रखो, छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, काला हो करवा हो, काला हो या चरका हो, समझ रहे भाई, अमीर हो या गरीब हो, ऊंच हो या नीच हो, सभी व्यक्ति के प्रति प्रेम रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है दोस्तों, गुरु शिष्य संबंध। मेरे दोस्तों गुरु और चेला, टीचर और स्टूडेंट्स, सूफी मत में गुरु और शिष्य के रिश्ते को बहुत अधिक अहमियत दी है भाई। हमें भी अहमियत देना चाहिए दोस्तों, जैसे हम और आप है भाई। नहीं भाई, हमारा आप गुरु और शिक्षक नहीं, हमारा आप क्या भाई, अच्छा एक दोस्त है भाई। हाँ, आप दोस्तों मेडिकल वाला है, मेडिकल, समझ गए ना भाई। चलिए सर, तो ये हमारे सूफी संत के प्रमुख सिद्धांत था दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महानवी डिब्बा के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक समझाया था, याद कीजिए दोस्तों। महानवी डिब्बा के बारे में पूरा डिटेल्स में मैं आप लोगों को चर्चा किया था। आप लोगों को अगर याद होगा तो मेरे दोस्तों याद कीजिए, महानवी डिब्बा है ना, पूरा पिक्चर के साथ दिखाया था भाई। महानवी डिब्बा विजयनगर, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि महानवी डिब्बा का जिक्र किस साम्राज्य में किया गया, विजयनगर साम्राज्य में। महानवी डिब्बा विजयनगर का एक प्रमुख और अत्यंत आकर्षक महल है, महल है दादा। और इस महल का कैसे बताओ भाई, तो चित्र बना नहीं पा रहा भाई, ऐसा ही था, ठीक है ना। तो महानवी डिब्बा विजयनगर का एक प्रमुख और अत्यंत आकर्षक महल है। महानवी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे महलों में से एक है भाई। महानवी डिब्बा उस शहर का सबसे ऊंचा डिब्बा में से एक डिब्बा था, जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी भाई। ये महानवी डिब्बा की अगर हाइट की बात करें तो 40 फीट थी। इस महल का निर्माण तुलवंश के शासक कृष्णदेव राय ने करवाते। कितना बार पूछा गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, महानवी डिब्बा का निर्माण किसने करवाया, महानवी डिब्बा का संबंध किस साम्राज्य से है, महानवी डिब्बा का संबंध किस साम्राज्य से है, तो बताएंगे सर हमारा, याद रखेगा मेरे दोस्तों, ये हमारा विजयनगर साम्राज्य से है, बनाने वाला था कृष्णदेव राय। विदेशी यात्री डेमिगोस ने महानवी डिब्बा को विजय का भवन कहा था भाई। अब दोस्तों हमारा जो डेमिगोस था ना भाई, ये विदेशी यात्री थे, उन्होंने इस महानवी डिब्बा को विजय का भवन कहा था भाई। याद रखिएगा, क्या कहा था मेरे भाई, तो बताएंगे सर विजय का भवन कहा था। अगला क्वेश्चन बात है सर, आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। आइए सर आयकर व्यवस्था के बारे में दोस्तों हम लोग संक्षिप्त में दोस्तों जानते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार कि विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे, निकोलो कॉन्टे, अब्दुल रज्जाक, अफनासी, निकितन और डेमिगोस पाइस। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों जो था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आप लोग एक एक करके डिस्कस करवाया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयकर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले मेरे लाडला आप जानिए कि आखिर आयकर व्यवस्था किस साम्राज्य से संबंधित है, तो बताएंगे सर आयकर व्यवस्था हमारा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो आयकर व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम लोगों को रीड करना है दादा। आयकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो गांवों में लागू की गई थी। आयकर व्यवस्था क्या था भाई, एक हमारा याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था थे जो हमारा गांव में लागू किया गया था, यानी ग्रामीण इलाके में ये हमारा आयकर व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था के तहत हर गांव को एक स्वतंत्र इकाई माना जाता था और इसे चलाने के लिए 12 अधिकारी जिन्हें आयकर कहा जाता था। यानी दोस्तों एक गांव को चलाने के लिए, एक गांव को विजयनगर साम्राज्य के समय जितने सारे गांव थे, इन सारे गांव को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक गांव में 12 अधिकारी होता था भाई। कितना सर, टोटल हमारा 12 अधिकारी होता था, ठीक है। उसी अधिकारी के द्वारा हमारा उस गांव को सुचारू रूप से चलाया जाता था और उसी अधिकारी को हम लोग क्या कहते थे भाई, आयकर कहते थे। सिंपल सा फंडा है, याद रखिएगा। इन 12 अधिकारियों के पास अलग अलग जिम्मेदारी होती थी, जैसे राजस्व संग्रह करना। एक अधिकारी के पास हमारा जिम्मेदारी था भाई कि राजस्व इकट्ठा करे।
दूसरा अधिकारी के पास ये जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था यानी शांति बनाए रखे। गांव में क्या करना है भाई, गांव में शांति बनाए रखे। कुछ अधिकारी का काम था कि हमारा टैक्स को वसूलो, कुछ अधिकारी का काम था कि गांव में शांति बनाए रखे, और कुछ अधिकारी का काम था दोस्तों अन्य प्रशासनिक कार्य का संचालन करते थे। ये 12 अधिकारों का अधिकारी जो थे मेरे भाई उनका अलग अलग काम होता है भाई, याद रखिएगा। 12 अधिकारों का दोस्तों क्या था भाई, अधिकारियों का अलग अलग काम होते थे। कोई दोस्तों गांव को शांत रखने में काम करते थे, कोई हमारा टैक्स को कलेक्शन करते थे, तो कोई दोस्तों प्रशासनिक इकाई में दोस्तों काम करते थे। ठीक है, इसी को बोलते भाई हमारा आयकर व्यवस्था। आयकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था गांव में प्रवेश करने को व्यवस्थित और सही ढंग से चलाना। आयकर व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। आखिर आयकर व्यवस्था का उद्देश्य क्या था लाडला, तो बताएंगे सर। आयकर व्यवस्था का उद्देश्य था हमारा गांव में प्रशासनिक व्यवस्था व्यवस्थित और सही ढंग से चलाना, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन प्रभावी और स्थिर बना रहे। ये था सर हमारा आयकर व्यवस्था जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। एकदम दोस्तों मैं आप लोगों को देसी भाषा में समझाया हूं, याद रखिएगा मेरे भाई। और आयकर व्यवस्था क्या भाई, घड़ी टूट गया भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, आयकर व्यवस्था क्या था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा आयकर व्यवस्था तो मेरे दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य के समय लागू किया गया था, और ये हमारे विजयनगर साम्राज्य के जितने सारे गांव थे सारे गांव में लागू किया गया था। आयकर व्यवस्था का मतलब होता है कि गांव की देखरेख के लिए 12 अधिकारी होते थे, और इसी अधिकारी को हम लोग आयकर बोलते थे। सीधा सीधा बात याद रखेगा। और ये 12 अधिकारों का अलग अलग काम होते थे। किसी अधिकारी का काम होता था गांव में शांति बनाए रखना, किसी अधिकारी का काम होता था कि वह टैक्स को वसूला करेंगे, कुछ अधिकारी का काम था प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 भाई, हम्पी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। हम्पी भाई है ना जो कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। आज भी अगर आप कर्नाटक जाएंगे दोस्तों तो आपको देखने को मिलेंगे हम्पी। ठीक है, तो हम्पी कर्नाटक का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। दोस्तों आज जो हम लोग हम्पी पढ़ रहे हैं ना, ये हम्पी कभी हमारा विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, जो आज दोस्तों पर्यटक के लिए लोग तरह तरह के जगह से आते हैं हमारा हम्पी को देखने के लिए। कहाँ पे, कर्नाटक पे। यह स्थापत्य कला का शानदार विकास हुआ था। यहाँ पे दोस्तों स्थापत्य कला का शानदार विकास हुआ था हम्पी में। 1815 में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की, याद रखिएगा। 1815 में दोस्तों हमारा कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज किया था। किसने खोज किया था भाई, हम्पी की खोज करने वाला कौन था लाडला, तो बताएंगे सर कॉलिन मैकेंजी। और कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ही दोस्तों इसकी डिजाइन भी दिया गया था। हम्पी का डिजाइन भी दोस्तों हमारा कॉलिन मैकेंजी के द्वारा ही दिया गया था 1815 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1976 इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे तो बेटर होगा आपके एग्जाम के लेकर। ठीक है, 1976 यानी 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया, और 1986 में से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया। याद रखिए मेरे भाई कब, 1986 में से यूनेस्को द्वारा मेरे दोस्तों विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया भाई। किसको, हमारा हम्पी को। कई बार क्वेश्चन आता है सर कि हम्पी को विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया गया, 1986 को। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाडला। हम्पी को शाही केंद्र के रूप में जाना जाता था। शाही केंद्र का मतलब होता है दोस्तों क्या, राजाओं का घर। एक तरह का शाही का मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सर, शाही का मतलब होता है दोस्तों क्या, राजाओं का घर। ठीक है, तो हम्पी को शाही केंद्र के रूप में जाना जाता था, जहाँ बड़े बड़े महल, राजमहल, 60 से ज्यादा मंदिर और अन्य सुंदर इमारतें थी। जैसे हमारा कमल महल, हजरा मंदिर, हजरा राम मंदिर हमारा कर्नाटक में मेरे दोस्तों प्रसिद्ध थे। अब हमारा हम्पी को शाही केंद्र के रूप में जाना जाता था भाई, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो बड़े बड़े राजा होते थे, दोस्तों वो राजा वहां पे हमारा हम्पी में रहा करते थे भाई। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम्पी में बड़े बड़े महल, राजमहल, 60 से ज्यादा अधिक मंदिर और अन्य सुंदर इमारतें हुआ करते थे, जैसे कमल महल और हजरा मंदिर। इन सब कारणों से हम्पी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण है भाई।
तो मेरे दोस्तों हम्पी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हम्पी से रिलेटेड आपके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए हम्पी के बारे में जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को करवाया, हम्पी क्या है, तो हम्पी कर्नाटक का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह स्थापत्य कला का क्या है, एक सुंदर नमूना है। और 1815 में 1815 में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज किया और हम्पी का डिजाइन भी बनाया दोस्तों, हमारे किसने, हमारा हम्पी कॉलिन मैकेंजी ने। और 1986 में यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। दादा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला 4 विदेशी यात्रियों का नाम बताएं। तो बताएंगे सर हमारा निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, अफनासी निकेतन और डोमिस गोशेन यानी डोमिस पेइस। ये 4 गो हमारा विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करने वाले विदेशी यात्री थे भाई। ये 4 गो मेरे दोस्तों क्या थे भाई, हमारा विदेशी यात्री थे भाई। ठीक है, चलिए सर आपकी स्क्रीन पे जो अभी आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसे 4-5 को स्टार लगा लीजिए भाई, एगो नहीं भाई, 4-5 को मेरे दोस्तों स्टार लगा लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन। 4-5 को इसे आप लोग स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना तारीफ करे उतना कम है मेरे भाई, मस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आइए सर, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। हमारा आयन अकबरी है ना, आयन अकबरी के अनुसार हमारा भूमि को, जमीन को कितने भागों में बांटा गया था। तो मेरे दोस्तों 4 भागों में बांटा गया था भाई। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया था। और इसे आप लोग इस कदर याद करें कि मेरे दोस्तों इस क्लास के अलावा धरती के किसी भी कोने पे हम किसी भी उम्र में खड़े रहें, कोई भी हमसे कभी पूछे तो एक सांस में आंसर दे सकते हैं कि हमारा पोलज क्या है, परती क्या है, चच्चर क्या है और बंजर क्या है। ठीक है, आइए, आयन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया। याद रखें मेरे भाई, क्या, आयन अकबरी के अनुसार हमारे भूमि को 4 भागों में बांटा गया भाई। फिर से सुनिए, आयन अकबरी के अनुसार हम लोग भूमि को कितने भागों में बांटते भाई, तो बताएंगे सर आयन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस तरह याद करें कि मेरे रसगुल्ला आपके खोपड़ी में सीधा फिट हो जाए और एग्जाम हॉल में आप इतना सुंदर तरीके से, इतना प्यारा तरीके से लिखे कि एग्जामिनर कॉपी जांच करते समय आपकी कॉपी को देखकर फिदा हो जाए भाई। इस कदर आपको लिखना है। जैसे दोस्तों सबसे पहले आयन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग की अगर हम बात करें तो हमारा पोलज, पोलज भूमि, याद रखिए भाई 4 गो होता है भाई, 4 गो भूमि। थोड़ा सा मैं जूम कर देता भाई ताकि आप लोगों को सुंदर तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से क्या हो मेरे भाई, आप लोगों को दिख सके भाई। ठीक है, आइए सर, सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी स्क्रीन पे, हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें रसगुल्ला, तो हमारा किस पर आता है सर, तो बताएंगे सर हमारा पहला आता है रसगुल्ला, हमारा याद रखें दोस्तों हमारे क्या, तो पोलज भूमि। क्या बोलेंगे सर, हमारा पोलज भूमि बताएंगे सर, याद रखिएगा भाई। पहला हमारा क्या बताएंगे सर, हमारा पोलज भूमि बताएंगे भाई। ठीक है, फिर हमारे क्या बताएंगे सर, हमारा परती भूमि बताएंगे सर। फिर हमारे क्या बताएंगे सर, हमारा तो बताएंगे सर हमारा चच्चर भूमि बताएंगे सर। फिर हम लोग क्या बताएंगे सर, हमारा तो बताएंगे सर हमारा बंजर भूमि बताएंगे। ये 4 भूमि को आप अपने दिल के दरवाजे पे बंद कर लेंगे मेरे भाई। आइए सर बात करते हैं पोलज भूमि। यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिस पर हर वक्त खेती होती थी। हर बार 12 का 12 महीना, याद रखिएगा 12 का 12 महीना खेती होता था। इस प्रकार के भूमि को हम लोग पोलज बोलते हैं भाई। आयन अकबरी के अनुसार पोलज उस भूमि को कहा जाता है जहां 12 महीना खेती होता है भाई। ठीक है, यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिस पर हर वक्त खेती होती थी। इसमें सभी तरह के फसल की खेती की जाती थी भाई। इसमें मेरे भाई जो हमारा पोलज भूमि है, इसमें सभी प्रकार की खेती किए जाते थे, चाहे दोस्तों धान की खेती हो, गेहूं की हो, जौ की हो, मटर की हो, प्याज की खेती हो, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती किए जाते थे जो 12 महीना खेती होती थी भाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें लाडला, परती भूमि वह जमीन जिस पर लगातार 2-3 वर्ष खेती करने के बाद फिर से उसे जमीन को 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि खोई हुई उर्वरक शक्ति वापस आ जाए। मेरे दोस्तों परती भूमि उस भूमि को कहा जाता था जिस भूमि में 2 से 3 साल खेती करने के बाद
उसे 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि खोया हुआ जो हमारा उर्वरक है वह फिर से लौट आए। इसे हम लोग प्रतिभूमि बोलते भाई, ठीक है। चलिए सर, तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, चरचर भूमि वह जमीन जिसको खोई हुई उर्वरक शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 या 4 वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। आप दोस्तों चरचर भूमि वह भूमि है जिसमें 1 साल खेती करने के बाद इसे 3 से 4 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता था ताकि खोई हुई उर्वरक शक्ति फिर से वापस आ सके, ठीक है भाई। चौथा की बात करें, बंजर भूमि। हमें और आपको भले भांति पता है भाई, बंजर का मतलब क्या होता है सर, आप सभी को पता है सर। बंजर का मतलब एकदम बंजर, खेती ही नहीं होगा भाई, फसल का उत्पादन ही नहीं होगा, ऐसा भूमि को हम लोग बंजर भूमि बोलते हैं भाई। वह सबसे निम्न श्रेणी की जमीन थी जिसे 5 या उससे अधिक वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, उसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, बंजर भूमि। आइए सर, मैं आपके सामने 1 मिनट में पूरा का पूरा मेरे दोस्तों मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, सुनेगा। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया मेरे दोस्तों। पहला पोलज भूमि, फिर हमारा परती भूमि, फिर हमारा चच्चर भूमि, फिर हमारा बंजर। पोलज भूमि उस भूमि को कहा जाता है जहां पे दोस्तों हमारा 12 महीना खेती होती थी। इस प्रकार की भूमि में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती थी, इसे हम लोग पोलज का भूमि कहते हैं। इसके बाद आते हैं सर प्रतिभूमि। वह जमीन का प्रतिभूमि वह भूमि होती थी जहां पे 1 साल खेती करने के बाद इसे 2 या 3 साल के लिए छोड़ दिया जाता था। मेरा बात को गौर से सुनिएगा। प्रतिभूमि क्या है? वह जमीन जिस पर लगातार 2 या 3 वर्ष खेती करने के बाद, प्रतिभूमि वह भूमि है जहां पे 2 या 3 साल लगातार खेती करने के बाद इसे हम लोग 1 साल के लिए छोड़ देते थे ताकि खोई हुई जो उर्वरक शक्ति है वह वापस आ जाए। ऐसे भूमि को हम लोग प्रतिभूमि बोलते हैं। चरचर भूमि वह जमीन जिसको खोई हुई उर्वरक शक्ति प्राप्त करने के लिए 3 से 4 साल वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता था, उसे हम लोग चरचर भूमि बोलते हैं। और बंजर भूमि का मतलब तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि आखिर बंजर का मतलब बंजर ही होता है जहां पे फसल का उत्पादन नहीं होती है, और फसल का उत्पादन भी होता है तो 5 या उससे अधिक सालों तक उस खेती को मेरे दोस्तों छोड़ दिया जाता है ताकि खोया हुआ जो उर्वरक शक्ति है वह फिर से वापस आ जाए। लाडला एग्जाम हॉल में ऐसा ही लिखना है भाई, याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में ऐसा ही लिखना है जैसे मैं आपको देसी भाषा में समझाया भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और सुन कर जाइएगा भाई। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करना है भाई। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी, याद रखिएगा। मनसबदारी व्यवस्था क्या है रसगुल्ला? तो बताएंगे सर मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी। प्रणाली का मतलब सिस्टम थी जिसकी शुरुआत अकबर ने क्या था। कभी अगर पूछे मनसबदारी की शुरुआत किसने किया था, आंख बंद करके बताना है कि मनसबदारी की शुरुआत करने वाला अकबर था भाई, याद रखिएगा। मनसबदारी की शुरुआत करने वाला कौन था रसगुल्ला? तो बताएंगे सर हमारा अकबर था, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। मनसबदार वह व्यक्ति होता था जो मुगल साम्राज्य में एक निर्धारित पद पर नियुक्त होता था। वह सेना, प्रशासन और न्यायिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मनसबदारी का मुख्य काम था। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हमारा मुगल काल में होता है भाई, सुनिएगा। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत हमारा मुगल काल में होता है, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने शुरू किया था। मनसबदारी वह व्यक्ति होता है जो दोस्तों सेना, प्रशासनिक या हमारा न्यायिक कार्यों में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जो दोस्तों कोई सेना हो उसे भी हम लोग मनसबदारी बोलते हैं, या कोई दोस्तों न्याय का मतलब दोस्तों न्याय दिलाते हैं उसे भी मनसबदारी बोल सकते हैं, या दोस्तों कोई प्रशासनिक व्यवस्था है इसे भी हम लोग मनसबदारी व्यवस्था बोल सकते हैं। तो आइए सर बात करते हैं कि आखिर मनसबदारी का काम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है सर कि आखिर मनसबदारी लोगों का काम क्या था, सुनिएगा। पहला, सैनिकों की भर्ती और उनका पालन पोषण करना। सैनिक जैसे दोस्तों आज इंडियन आर्मी को भर्ती करने वाला कोई और एक हमारा क्या होता है भाई, कमीशन होती है, आयोग होती है। उसी आयोग के माध्यम से हमारा देश में आर्मी का दोस्तों क्या होता है भाई, नियुक्ति होती है। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों हमारा मनसबदारी का काम था सैनिकों की भर्ती और उनका पालन पोषण करना।
सैनिकों की भर्ती और उनका पालन पोषण करना। ठीक है। दूसरा काम था, जब भी साम्राज्य को किसी विद्रोह या युद्ध की जरूरत होती थी, मनसबदारों को इसका नेतृत्व करने के लिए भेजा जाता था। मान के चलिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य में किसी के साथ युद्ध करना है। ठीक है, मेरे बात को गौर से सुनेगा। मुगल साम्राज्य में अगर किसी के साथ युद्ध करना होता था, या दोस्तों मुगल साम्राज्य में कोई आकर आक्रमण करते, तो मेरे भाई सबसे पहले सैनिक, जितने सारे हमारे सैनिक होते थे भाई, उन सारे सैनिकों को, यानी हमारे सैनिकों के जो कमांडर होते थे, जिसे हम लोग मनसबदार बोलते थे, तो मनसबदारों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता था कि फलाना दिन में हमारा युद्ध करने वाला है, तो आप जितने सारा हो सके सैनिकों को भेज दे, ताकि हम लोग इस युद्ध को जीत सके। समझे मेरे भाई? चलिए सर, तीसरा काम था सर मनसबदारी का। मनसबदारों को राजा से नगद वेतन मिलता था। मनसबदारों से क्या मिलता था भाई? मनसबदारों को राजा से, आप सभी को पता है दोस्तों, आज जैसे हमारा प्रधानमंत्री भाई राष्ट्रपति है, इसी तरह से एक समय था, उस समय क्या होता था भाई? तो हमारा राजा होता था, है ना। तो मनसबदारों को राजा से नगद वेतन मिलता था, जिसे वे अपने सैन्य और अन्य खर्चों के लिए उपयोग करते थे। ये था सर आपका मनसबदारी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मेरे भाई। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आज मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और मैं तो कहूंगा भाई एक ही चीज, कि इसे कतई रट्टा ना लगाए मेरे भाई, इसे समझने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, आप एक बार पढ़ने के बाद इसे लिखने का प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो एग्जाम हॉल में दोस्तों लिख नहीं पाते हैं। पढ़ाई तो सब कुछ कर लेते भाई, सब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हर क्वेश्चन को आंसर उनको पता है, पर एग्जाम हॉल में वो सही तरीके से लिख नहीं पाते, इसलिए लिखने का प्रैक्टिस भी बहुत ही जरूरी है मेरे भाई। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, जजिया कर, है ना भाई। देखिए दोस्तों, जजिया कर, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त किया? दो कारण बताइए। पहला, आप सबसे पहले सुनिए मेरे भाई, दो चीज मेरे बात को सुनिएगा। जजिया कर मेरे दोस्तों किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से। जजिया कर किससे लिया जाता था भाई? तो बताएंगे सर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सुनते जाइएगा, जजिया कर जिम्मियों से लिया जाता था। जिम्मियों का अर्थ होता है गैर मुसलमान। क्या बोलेंगे सर? जिम्मियों का अर्थ होता है गैर मुसलमान। कौन होता है भाई? जिम्मियों का अर्थ होता है गैर मुसलमान। तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले कर को जजिया कर कहते हैं, जो अकबर के द्वारा 1567 यानी 1564 को दोस्तों समाप्त किया जाता है। आखिर क्या कारण था जिस कारण से अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया है? आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा। आइए सर, पहला, उसे यह कर धार्मिक भेदभाव पर आधारित लगता था। नहीं भाई, आप अगर हिंदू से टैक्स लेंगे और मुस्लिम से टैक्स नहीं लेंगे, तो अकबर बहुत ही अच्छा शासक थे। अकबर एक महान शासक थे भाई, है ना। अकबर को महान कहे जाने का बहुत सारे कारण है, जिसमें से जजिया कर को समाप्त करना, ठीक है। तो उसे यह कर धार्मिक भेदभाव पर आधारित लगता था। बोले रे यार, ये कैसे क्या रहे भाई, ये कैसे टैक्स है कि हिंदुओं से लिया जा रहा है और मुस्लिम से लिया नहीं जा रहा है भाई। अकबर ने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई हिंदू भाई, टेंशन मत लो, मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है, लेकिन आपके द्वारा जो टैक्स लिया जा रहा है ना, इस टैक्स को मैं समाप्त करके रहूंगा, एक बार सत्ता में आने दो। जैसे सत्ता में आया, हमारा गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। दूसरा कारण, अकबर सभी धर्म के प्रति समानता और सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाना चाहता था, इसलिए उसने यह कर हटा दिया। और अकबर एक ऐसा व्यक्ति था भाई जिन्होंने दीन इलाही धर्म चलाया था। आप सभी को पता होगा 1582 में, है ना भाई, अकबर का जन्म होता है दोस्तों अमरकोट में, 1528 में जन्म होती है, ठीक है। और मेरे दोस्तों 1582 में 1582 में उन्होंने एक दीन इलाही धर्म चला था। दीन इलाही धर्म क्या है सर? अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे अच्छे बातों को अपने दीन ए इलाही धर्म में शामिल करता गया भाई, अपने दीन ए इलाही धर्म में शामिल करता गया। समझ रहे बात को? तो इसे हम लोग बोलते हैं भाई क्या? दीन ए इलाही धर्म, ठीक है। तो अकबर मेरे दोस्तों सभी धर्मों को समान नजर से देखते थे। अकबर कहते थे कोई भी धर्म बड़ा नहीं है भाई, बड़ा है तो मानवता से बढ़कर कोई नहीं भाई, इसलिए उन्होंने कहा कि जजिया कर को समाप्त किया जाए। तो जजिया कर को समाप्त करने का सर ये दो कारण था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आइए सर, तीसरा पॉइंट, सुलह के कुल की नीति
एकीकरण का प्रमुख स्रोत था भाई, क्या उल्लेख करें। या सुलह के कुल क्या है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है सर। ये सुलह के कुल अकबर ने दोस्तों हमारा शुरुआत की थी भाई, याद रखिएगा। सुलह के कुल क्या था भाई, अकबर ने शुरुआत किया था। सुलह के कुल क्या है भाई, तो बताएंगे सर अकबर ने शुरुआत किया था। अकबर ने सुलह कुल की नीति शुरू की। इस नीति का उद्देश्य था कि सभी धर्मों के अनुयायी, सभी धर्मों के फॉलोअर्स एक साथ शांति से रहे। सुलह के कुल का सीधा सीधा मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानने वाले सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे शांति से। याद रखिएगा क्या है भाई, मिलजुल कर रहे शांति से। समझिए बात को। अकबर ने सुलह के कुल नीति शुरू की। इस नीति का उद्देश्य था कि सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ शांति से रहे। क्या रे भाई, सुलह के कुल का नीति का मतलब होता, अकबर का कहना था कि जितने सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन वगैरह जितने सारे धर्म हैं, सभी धर्म के मानने वाले लोग आपस में शांति से रहे। इसी को बोलते हैं हम लोग सुलह के कुल। ठीक है, अकबर ने सभी धर्म के प्रति समान नजरिया अपनाया, सभी को बराबरी अधिकार दिया, सभी धर्म को माना कि मुसलमानों का साम्राज्य है, लेकिन अकबर ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का दबदबा रहेगा, मुसलमानों का बोलबाला रहेगा, मुसलमानों का वर्चस्व रहेगा, बल्कि उनका कहने का मकसद था अकबर का कि सभी धर्म समान रूप से, हमारे नजर में सभी धर्म बराबर है, हमारे नजर में सभी धर्म बराबर है। समझ रहे। इस नीति के तहत सम्राट ने सभी जातियों और धार्मिक समूहों को सम्मान दिया और उनके बीच मध्यस्थता की। सुलह कुल की नीति का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। आपको जो धर्म अच्छा लगे आप उस धर्म को अप्लाई करें। आपको हिंदू धर्म अच्छा लगे हिंदू बन जाइए, सिख अच्छा लगे सिख बन जाइए, मुस्लिम का धर्म अच्छा लगे मुस्लिम बन जाइए। सभी धर्म के लोगों को स्वतंत्रता दिया था, कौन, अकबर ने। लेकिन यह शर्त भी रखी गई थी कि वे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कहा ठीक है भाई, आप हिंदू है मुस्लिम बनना चाहते हैं, मुस्लिम है हिंदू बनना चाहते हैं, ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा आप राज्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप राज्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे। समझ रहे बात को। और आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। इस नीति के कारण समाज में एकता और शांति बनी रही, और सुलह के कुल की नीति के कारण समाज में एकता और शांति बनी रहे। भाई याद रखिए, एकता और शांति बनी रहे, इसे बोलते सर हमारा सुलह कुल की नीति। समझ गए भाई, कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए सर जल्दी से। चलिए सर, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है भाई, आयन अकबरी क्या था। आयन अकबरी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखिए दोस्तों, आयन अकबरी अबू फजल द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है भाई। आयन अकबरी क्या भाई, अबू फजल द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है भाई। आयन अकबरी क्या है सर, तो बताएंगे सर अबू फजल के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। अकबर के कहने पर इन्होंने आयन अकबरी की रचना की। अकबर ने कहा ठीक है, जाओ फजल, ए अबू फजल जाओ, तुम जाओ और आयन अकबरी लिखो। तब मेरे दोस्तों हमारा अबू फजल ने अकबर के परमिशन से, किसके परमिशन से, तो बताएंगे सर हमारा अकबर के परमिशन से उन्होंने आयन अकबरी की रचना की। इस पुस्तक से हमें अकबर के इतिहास का पता चलता है। अगर आपको अकबर के इतिहास का जानकारी लेना है, अकबर के इतिहास का अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको आयन अकबरी पढ़ना होगा भाई। याद रखिए, अकबर के, अगर आपको दोस्तों अकबर के बारे में जानकारी लेना है तो आपको आयन अकबरी पढ़ना होगा भाई। ठीक है, इसी पुस्तक से हमें अकबर के इतिहास का पता चलता है। आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया भाई। याद रखिएगा, अकबरनामा का तीसरा खंड हमारा आयन अकबरी है, और आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया भाई। आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया भाई, तो बताएंगे सर 5 भागों में बांटा गया भाई। ठीक है, राज्य में कर कितने और कैसे लिया जाते थे, राज्य ग्रामीण जमींदार के बीच के रिश्ते कैसे थे। तीसरा हमारा खेतों की जुताई के लिए जो भी प्रबंध राजा द्वारा किया उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में है। आयन अकबरी दरबार, राजस्व के स्रोत, अकबर के साम्राज्य का विस्तार, प्रशासनिक तथा सेना संगठन, लोगों के धार्मिक रिवाज, साहित्य संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करती है। अब मेरे दोस्तों आयन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया भाई,
तो बताएंगे सर आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया भाई। कितने भागों में? आयन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। अब गौर से सुनेगा, राज्य में कर कितने और कैसे लिया जाए। राज्य के अंदर में कर मतलब टैक्स कैसे और कितना लिया जाए। राज्य ग्रामीण जमींदार के बीच के रिश्ते कैसे थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा पॉइंट, खेतों की जुताई। पॉइंट को दोस्तों सीक्वेंस से लिखिएगा, पॉइंट 1 2 3, ठीक है, गलती लिखा गया है। तो खेतों की जुताई के लिए जो भी प्रबंध राजा द्वारा किया गया उसका लेखा जोखा इस ग्रंथ में मिलता है भाई। अब देखिए दोस्तों, खेत में हमारा फसल उगाने से पहले खेत को जुताई करना पड़ता है। जुताई भी होता है उपकरण के माध्यम से, है ना। तो कैसे जुताई होता था, कैसे फसलों का उत्पादन होता था, इसके बारे में भी दोस्तों हमें आयन अकबरी में दोस्तों देखने को मिलता है। समझ गए भाई। तो ये था सर आपका आयन अकबरी का जो बुक है, इसके बारे में दोस्तों आयन अकबरी में किसके बारे में लिखा गया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक किताब था भाई। आयन अकबरी दरबार, राजस्व के स्रोत, अकबर के साम्राज्य का विस्तार, प्रशासन तथा सेना संगठन, लोगों की धार्मिक रिवाज, साहित्य संस्कृति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करती थी भाई। यह था सर हमारा आयन अकबरी भाई। ये था मेरे दोस्तों क्या, हमारा आयन अकबरी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था भाई। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आयन अकबरी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब आइए सर अबू फजल जो राइटर थे भाई, थोड़ा सा अबू फजल के बारे में भी आप लोग देख लीजिए कि अबू फजल कौन था भाई। अबू फजल मेरे दोस्तों आयन अकबरी लिखने वाला था हमारा अबू फजल। अबू फजल अकबर के दरबार में एक प्रमुख विद्वान और सलाहकार थे। अकबर के दरबार का एक प्रमुख विद्वान और सलाहकार थे भाई, याद रखिएगा। कौन था भाई हमारा अबू फजल? तो अकबर के दरबार का एक विद्वान और एक सलाहकार थे। कौन? अबू फजल। उन्होंने अकबर के कहने पर आयन अकबरी और अकबरनामा पुस्तक लिखी। अब दोस्तों उन्होंने हमारा अकबर के कहने पर आयन अकबरी और अकबरनामा दो को पुस्तक लिखा। आयन अकबरी में उन्होंने अकबर के शासन, प्रशासन, समाज, किसान, मजदूर और जमींदार की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। थोड़ा गौर कीजिएगा, आयन अकबरी जो पुस्तक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आयन अकबरी में अकबर का शासन, प्रशासन, समाज, किसान, मजदूर और जमींदारों की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। उनकी लेखनी ने मुगल कालीन भारतीय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने में मदद की। अबू फजल अपनी बुद्धिमानी और वफादारी के कारण अकबर के प्रिय बने। और दोस्तों अबू फजल एक ऐसी व्यक्ति था दोस्तों जो वफादार थे भाई। नहीं, कुछ लड़का लड़की वफादार होते भाई, है ना, और कुछ बेवफादार होते भाई। क्या बोलेंगे भाई, खैर आते ही मुद्दे पे बात करते हैं। तो अबू फजल अपनी बुद्धिमानी और वफादारी के कारण अकबर के प्रिय बने और उनके विचारों का दरबार का गहरा प्रभाव पड़ा। अबू फजल दोस्तों काफी वफादार थे हमारा अकबर का दोस्तों काफी वफादार तो कौन? हमारा अबू फजल, ठीक है। तो आयन अकबरी के बारे में दोस्तों आपको मैं बताया, ठीक है, अकबरनामा के बारे में बताया। अब आइए सर बात करते हैं उपनिवेशवाद। सीधा याद रखेगा, उपनिवेशवाद का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि कोई कमजोर देश के द्वारा जब कोई शक्तिशाली देश के द्वारा जब कमजोर देशों को मेरे दोस्तों अपने अधिकार में कर लेते हैं, तो इसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे मेरे दोस्तों एग्जांपल दीजिएगा कि 1600 ईस्वी में भारत अमेरिका का ब्रिटेन का क्या था भाई? उपनिवेश था। सिंपल सा बात है भाई, ठीक है। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देशों पर जाकर के कब्जा कर लेते हैं तो उसे हम लोग उपनिवेशवाद बोलते हैं। जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है और उसके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है, अर्थात शक्तिशाली देश अपनी शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल कर कमजोर देश के लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या? उपनिवेशवाद। इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों क्या? उपनिवेशवाद। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी और भी बता चुका भाई कि आखिर हमारा उपनिवेशवाद है क्या। मैं आप लोगों को पहले भी दोस्तों पूरा डिटेल्स में बात कर चुका भाई, ठीक है। और ये उपनिवेशवाद दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों कहाँ पे? तो आपको सोशियोलॉजी जो आपने लिया है भाई वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के कौन कौन से कारण थे, वर्णन करें। आखिर दोस्तों भारत में उपनिवेशवाद कैसे दोस्तों आ गए भाई, ठीक है। आखिर हमारा अंग्रेज जो है या हमारा अंग्रेज के साथ दोस्तों जैसे डच हो गया,
पुर्तगाल हो गई, फ्रेंच हो गया, हमारे देश में आकर कब्जा किए। क्या कारण था? सुनिएगा, पहला, कच्चा माल की जरूरत। भारत में विदेशी वालों को दोस्तों आसानी से कच्चा माल मिल जाते थे भाई, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के देश, खासकर इंग्लैंड में उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल की जरूरत थी। आप देखिए दोस्तों, दुनिया में किसी भी फैक्ट्री को चलाइए, आपको कच्चा माल चाहिए चाहिए चाहिए। बिना कच्चा माल का आप फैक्ट्री को नहीं चला सकते, इस बात को याद रखेगा। तो कच्चा माल के बिना जब हमारा फैक्ट्री नहीं चल सकती है, और इंग्लैंड में बहुत सारे फैक्ट्री का निर्माण हो चुका है, तो कच्चा माल कहां से लाएगा? तब जाकर उनको ख्याल आया कि कोई है जो सोने का चिड़ियाघर कहलाता था, उस देश पर जाकर हम लोग सबसे पहले कब्जा करते हैं। तो हमारा अंग्रेज आया इंग्लैंड से और दोस्तों भारत को कब्जा कर लिया, और भारत के द्वारा बनाए गए सारे कच्चा माल को ले जाकर दोस्तों वो अपने देश में पक्का माल बना के भारतीय बाजार में अधिक कीमतों में बेचा करता था। यह था सर हमारा अंग्रेज। तो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के देश, खासकर इंग्लैंड में उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा माल की जरूरत थी। भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे। भारत के पास क्या था भाई? बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे भाई, इसलिए तो भारत को सोना का चिड़ियाघर कहा जाता था भाई। इसलिए अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बना लिया, ताकि यहां से आसानी से मेरे दोस्तों सस्ते दामों पर कच्चा माल लेकर अपने देश ले जा सकते हैं, और इसे पक्का माल बना के विदेशी बाजार में और अपने भारतीय बाजार में अधिक कीमतों में बेचे। ठीक है, आइए सर पॉइंट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, बाजार की जरूरत। इंग्लैंड में बने माल की खपत के लिए उन्होंने एक बड़े बाजार की जरूरत थी। अब अंग्रेज इंग्लैंड बहुत सारे मेरे दोस्तों फैक्ट्री का निर्माण करवाया, बहुत सारे फैक्ट्री बना लिए। फैक्ट्री बनाया, सामान का उत्पादन होने लगा, सामान बनने लगा। सामान को बनाने का दोस्तों बना के डील करने से तो नहीं होगा ना, इसे बाजार में बेचना होगा। अब दोस्तों अंग्रेजों का निगाहें भारत पर पड़ा, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश के रूप में उभर कर सामने आया था दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। बोले चलो भाई भारत पे जाते हैं और अपने देश के सामानों को भारत में बेचते हैं। तो उनको नजर आया कहाँ कि भारत में बाजार लगाते हैं भाई, ठीक है। तो इंग्लैंड में बने माल की खपत के लिए उन्होंने एक बड़े बाजार की जरूरत है। भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि अगर वे अपने माल को यहाँ बेचेंगे तो वह तेजी से बिक जाएगा, इसलिए भारत को उपनिवेश बना लिया। ये था सर आपका क्वेश्चन। मेरे दोस्तों भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना का क्या क्या कारण था? मेरे दोस्तों आपको मैं 2 कारण बताया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सर 5वीं रिपोर्ट पर एक निबंध लिखे। मेरे दोस्तों अगर आप लोग 5वीं रिपोर्ट के बारे में देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें कि सर यहाँ से हमें जल्दी से बताइए। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितना स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों तैयार है भाई।